हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल अपने फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने 1 से लेकर के 8 प्रिंसिपल्स तक पढ़ लिए थे। आगे हम 9th प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्योंकि हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो 14 हैं। 14 में से अब हम 8 पढ़ चुके हैं और अब हमारा है 9th प्रिंसिपल। 9th जो प्रिंसिपल है वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि जो ऑर्डर हैं वो अथॉरिटी जो ऑर्डर देने वाले होते हैं उनसे जो ऑर्डर होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो हमने इस चित्र से देखा है कि ऑर्डर जो है कैसे चलेंगे, इसे हम स्केलर चेन कहेंगे कि ए जो है वो एक अधिकारी है यानी ऑफिसर है और इसके नीचे काम करने वाले 2 इसके सबऑर्डिनेट हैं यानी बी और एल। ए जो है वो एक ऑफिसर है और इसके नीचे काम करने वाले बी और एल जो हैं वो सबऑर्डिनेट हैं। तो अगर कोई ऑर्डर ए से बी को पहुंचाना है या ए से कोई ऑर्डर जी तक पहुंचाना है तो वो ऑर्डर जो है स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ए वो बी को बोलेगा, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को, ई से एफ और फिर जी। इस तरीके से ये सिस्टम आपके चलेगा। इसी तरीके से अगर कोई ए ऑफिसर अपना कोई भी जो ऑर्डर है वो क्यू को देना चाहता है तो वो ए से एल पे जाएगा, फिर एम पे, फिर एन पे, फिर ओ पे, पी पे और फिर लास्ट में वो क्यू तक जाएगा। जो मैनेजमेंट का ऑर्डर सिस्टम है वो इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है, हम अगर देखें तो ये जो ऑर्डर सिस्टम है इस ऑर्डर सिस्टम में टाइम ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो ऑर्डर ए के द्वारा जी तक जाना है वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमको कोई भी जो ऑर्डर है वो ज़्यादा तेज़ी से पहुंचाना हो तो ये जो आपके प्रिंसिपल है स्केलर चेन, ये फ्यूल ने इसलिए बनाया ताकि ये जो ए है इसका ऑर्डर जब एफ तक जाना हो और जब वही चीज़ जो है वो एफ को पी तक पहुंचानी हो तो एफ को वो सारी जो सूचनाएं हैं वो ए तक पहुंचानी होंगी और ए जो है उसको पी तक पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ ये कहता है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से पहुँचनी चाहिए तो जो ये प्रिंसिपल बनाया गया है इसको हम तोड़ करके प्रिंसिपल को डायरेक्ट एफ और पी जो है वो आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये उस कंडीशन में होगा जब कोई प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो और जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको तेज़ी से पहुंचाने की आवश्यकता हो। तो ये जो 9th अपना प्रिंसिपल है ये स्केलर चेन, ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो ऑर्डर का सिस्टम है वो सिस्टम फॉलो किया जाए और उसी सिस्टम से जो है वो ऑर्डर प्लेस किए जाएँ। इसके बाद है आपका ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर से संबंधित है कि हर चीज़ जो जिस जगह प्लेस निर्धारित है जिसका प्लेस जहाँ पर है वो चीज़ वहीं रहनी चाहिए। जैसे हम ये कहें कि जो आपके कंपनी होती है, कंपनी में जगह जगह जैसे कि रॉ मटेरियल अलग रखा होगा, मशीन अलग होगी, काम करने वाला वर्कर अलग होगा, उसके टूल्स अलग जगह पर होंगे। तो अगर एक वर्कर अपना काम करके चला गया और दूसरा वर्कर उसी जगह पर आ रहा है तो उसको अगर वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से रखी हुई नहीं मिलेंगी तो वो काम करने में उसको लेट होगा। तो इसलिए ये ऑर्डर की जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर चीज़ के लिए एक प्लेस फिक्स है, हर चीज़ को अपने प्लेस पर ही होनी चाहिए ताकि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसको आसानी से वो चीज़ें मिल जाएं और वो अपना काम जो है वो स्पीड से कर सके। इसके बाद है आपके इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। अब यहाँ किस चीज़ में समानता है कि जैसे हम ये कहें कि एक व्यक्ति समय पर काम कर रहा है, समय पर आ रहा है और समय पर जा रहा है, लेकिन किसी एक दिन वो लेट हो जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कंटिन्यू लेट आ रहा है, कंटिन्यू टाइम से काम नहीं कर रहा और कंटिन्यू जो है काम चोरी कर रहा है, तो अगर दोनों को पनिशमेंट देने की ज़रूरत पड़े तो दोनों को एक समान पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि दोनों की जो कंडीशन है उसको ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। लेकिन जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनमें इक्वलिटी भी होनी चाहिए ताकि कोई भी वर्कर ये महसूस ना करे कि उसके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। तो ये जो 11th प्रिंसिपल है वो हमारा है इक्वलिटी का। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टर्न
पर्सनल, यानी कार्यकाल, टर्न का मतलब होता है कार्यकाल, यानी एक वर्कर को अगर आपने अपने संस्था में लगाया है तो उसको कंटिन्यू कुछ समय के लिए संस्था में लगे रहने दें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी जगह पर आता है तो वो उस काम के लिए नया होता है, और जब वो उस काम के लिए नया होता है तो वो धीरे धीरे उस जगह के कार्य को सीखता है। इसलिए अगर उस समय में वो काम सीख रहा है और उसके आगे आपने आगे जा कर के या कुछ समय बाद आपने उसको हटा दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपके वर्कर्स हैं वो पुराने वर्कर्स जाते रहेंगे और नए वर्कर्स आते रहेंगे, तो आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी जिस भी पर्सन को आप सर्विस पे लगा रहे हैं उसका काम करने का जो कार्यकाल होना चाहिए, यानी टाइम पीरियड होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, ताकि उसको ये रहे कि हाँ मैं यहाँ पर काम सीख करके कंटिन्यू काम कर सकता हूँ। इसके बाद है आपके इंस्पिरेशन, प्रेरणा। अब प्रेरणा क्यों है? क्योंकि जितने भी वर्कर्स होते हैं वो काम के मामले में बहुत ही मूडी होते हैं, यानी मन से काम करते हैं। अगर हम उनको उनमें काम करने की एबिलिटी तो है, कैपेसिटी भी है, लेकिन वो उसका पूरा उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? अगर हम उनको टाइम टाइम पर मोटिवेट करते रहेंगे, इंस्पिरेशन देते रहेंगे उनको काम करने की, बहुत अच्छा काम करने की, तो वो इंस्पायर होते रहेंगे और बढ़िया से बढ़िया काम करते रहेंगे। इसके बाद लास्ट है इनका 14 जो है स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन, यानी जो कंपनी है उसमें हज़ारों वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं, हज़ारों वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना, उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग होना बहुत कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मानिए एग्जाम्पल कि एक वर्कर जो है उसका तबीयत खराब है और दूसरा वर्कर जो है वो फिट है और वो अच्छा सा काम कर रहा है, लेकिन जो तबीयत खराब वर्कर है वो अपने काम को प्रॉपर्ली सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो अगर दूसरा वर्कर उसकी हेल्प कर देता है तो हेल्प करने से उसका खुद का भी काम पूरा हो जाता है और जो वर्कर बीमार है उसका भी काम पूरा हो जाता है। तो ये जो भावना होती है, ये सहयोग की भावना होती है। तो फ्यूल के द्वारा ये कहा गया है कि अगर वर्कर्स में जो सहयोग की भावना हो, यानी कोऑपरेशन हो, तो कोऑपरेशन से सारे कार्य टाइम पर पूरे हो सकते हैं। तो ये जो कहलाता है, ये आपके 14 प्रिंसिपल थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फ्यूल के द्वारा दिए गए ये प्रिंसिपल आपके पूरे हो चुके हैं। सेव से